अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी शफ़क़ ख्वाजा। आपका पहले जो लेक्चर था वो था माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, सॉरी, गोल्जी बॉडीज़। तो आज आप देखेंगे कि गोल्जी बॉडीज़ का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, मैंने गोल्जी बॉडीज़ का आपको बताया था कि ये सिस्ट फेस होता है, एक ट्रांस फेस होता है, और जो इसमें से अराइज़ होती हैं वो होती हैं वेसिकल्स। ठीक है, वेसिकल्स अराइज़ होती हैं और ये आगे जाके लाइसोसोम्स बन जाती हैं जो कि आपके सेल्स पे इफ़ेक्ट करती हैं, टॉक्सिन सब्सटेंस को रिमूव करती हैं। आपके कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर अटैक करता है या बैक्टीरिया, और ये माइटोकॉन्ड्रिया अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है गोल्जी बॉडीज़। गोल्जी बॉडीज़ जो कि आपको बताया था कि इसके 2-3 नाम होते हैं, गोल्जी बॉडीज़, गोल्जी ऑपरेटर्स। ठीक है, ये एक ऑर्गेनेली है जो कि यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर मौजूद होती है। इसका रिस्पॉन्सिबल क्या है? रिस्पॉन्सिबल ये है कि सॉर्टिंग करती है, यानी कि एक प्रोसेस होता है इसके अंदर जिसके अंदर ये वेजिकल की फॉर्म में, जिस तरह हम शॉपर के अंदर कोई चीज़ पैक करके आगे भेजते हैं ना, इसी तरह से इसके अंदर शॉपर की तरह सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो उसके अंदर ये मटेरियल को पैक करती है और फिर उसके डेस्टाइन पार्ट तक भेजती है, जहाँ प्रोटीन की फॉर्म में भी होता है, वो वेजिकल की फॉर्म में होता है। वेजिकल यानी कि गोल दायरे जैसी शक्ल होती है। सिस्टर्नी, ट्यूबल्स, वेजिकल्स एंड वैक्यूल्स, ठीक है, इस तरह की बनी हुई होती है। देखिए, ट्यूबल्स स्ट्रक्चर भी होता है। सिस्टर्ना जो होता है इसका एक पार्टीशन है, वो इस तरह के जो पार्टीशन है उसको सिस्टर्ना कह रहे हैं। वेजिकल जो इसके अंदर से निकल रहे हैं, ठीक है, इसमें से निकल के जो जा रहे हैं वो जिस पार्ट में जहाँ उनकी ज़रूरत है उसको बोल रहे हैं वेजिकल्स। वैक्यूल्स, वैक्यूल्स भी इस फॉर्म को बोलते हैं। ठीक है, वैक्यूल्स कहते हैं जैसे बॉडी के अंदर देखें वैक्यूल्स होते हैं जिसमें वाटर वगैरह जो है ना भर जाता है, या सेल से सेल का भर जाता है। इसके अलावा सिस्टर्ना जो अरेंज हुई होती है वो सिस और ट्रांस के फॉर्म में होती है, यानी कि इसका आगे वाला फेस होता है ना वो होता है पीछे वाला जो फेस होता है ना इस तरह का, यानी कि वो ट्रांसफ़र करना। अब ये एंजाइम्स की सूरत में भी ट्रांसफ़र कर सकती है। देखिए, मैंने आपको बोला ना कि एक एंजाइम्स जो कि लाइजोसोम्स है, यही स्फेरिकल बॉडी जो है ना ये आगे जाके ना लाइजोसोम्स भी का भी काम करेगी। जैसे ये स्फेरिकल बॉडी इसमें से निकली है, ये आगे जाके एंजाइम्स यानी कि ये लाइजोसोम्स भी बन सकते हैं। ठीक है, लाइजोसोम्स जो आपकी बॉडी पे अटैक कर रहा है, तो ये लाइजोसोम्स क्या कर रहा है? ये लाइजोसोम्स उसको इनगल्फ कर देता है, ये उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। प्लस के अंदर देखें आपकी बॉडी के अंदर ये बड़े बड़े वैक्यूल्स मौजूद होते हैं। सॉरी, प्लांट सेल में वैक्यूल्स मौजूद होते हैं और एनिमल सेल्स में भी टेम्परेरी छोटे छोटे वैक्यूल्स मौजूद होते हैं। वैक्यूल्स का काम क्या है? बॉडी से जो एक्सेस वाटर है या न्यूट्रिशंस हैं, ये उनको जो है ना वो मकसद के इसके अंदर फील्ड करके रखता है, और फिर एट द टाइम ऑफ मूवमेंट वो इसमें से डिस्चार्ज भी हो जाते हैं। फिर इसमें आपको बताया कि वो लिपिड या उसके प्रोटीन की फॉर्म में होते हैं। तो भाई लिपिड की फॉर्म में और प्रोटीन की फॉर्म में देखें, प्रोटीन की फॉर्म में एंजाइम्स होते हैं। लिपिड की फॉर्म के अंदर अगर बात की जाए तो फैट्स होता है। ठीक है, लिपिड की फॉर्म के अंदर वो फैट का स्ट्रक्चर हो सकता है, कोई फैट बना के आपकी बॉडी को दे सकता है जहाँ उस फैट की ज़रूरत हो। दूसरी बात कि जो फ़ैट बना के क्यों देता है? फ़ैट बनाकर इस वजह से देता है कि वेजिकल की बात नहीं कर रही मैं, फ़ैट की बात कर रही हूँ। ठीक है, फ़ैट की बात करते हैं। अगर ये फ़ैट बनाकर दे रहा है, लिपिड कह रहा है, लिपिड की फॉर्म में मौजूद होते हैं। अगर ये फ़ैट बनाकर देता है तो देखें फ़ैट की ज़रूरत कहाँ पे है, फ़ैट्स कहाँ मौजूद हो रहा है, कहाँ ज़रूरत है फ़ैट की? फ़ैट आपकी सेल मेम्ब्रेन है वहाँ यूज़ हो रहा है। इसके अलावा आपके लिवर के अंदर फ़ैट, आपके मसल्स के लिए फ़ैट ज़रूरी होता है, तो ये फ़ैट बनाकर भी देता है।
इसके अलावा गोल्जी बॉडी जो वर्क करता है क्लोजली विद इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू रिसीव। अब गोल्जी बॉडी जो है ना वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है, उसके बाद देखें फिर ये नेक्स्ट जो है गोल्जी बॉडीज़ बनता है। अब गोल्जी बॉडीज़ जो प्रोडक्ट है ना वो एक्चुअली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही प्रोडक्ट है, यानी कि एक ऑर्गनली बनी है ना तो उसने अपने अंदर से दूसरी ऑर्गनली को पैदा किया है, ठीक है, क्रिएट किया है। तो ये ट्रांसपोर्ट सेलुलर कार्गो। अब देखें जिस तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका प्रोसेस क्या है कि वो सिर्फ एक पाथवे प्रोवाइड कर रहा है, वो सिर्फ एक पैसेज प्रोवाइड कर रहा है। देखा जाए तो राइबोसोम्स को गुजरने का एक रास्ता दे रहा है। इसके अलावा भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हैं वो यहाँ पे इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के अंदर हो रहे हैं, क्योंकि सरफेस ज़्यादा है, स्पेस ज़्यादा है। सेकंड, इसी तरह आपको बोला गया है कि गोल्जी बॉडी जो है ना, गोल्जी बॉडी भी यही काम कर रहा है कि अपने अंदर से फैट और लिपिड को बना के वो जो है भेज रहा है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, अब बात करते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना इसके ऊपर क्लोज स्ट्रक्चर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन मौजूद होती है, ठीक। और जाइए, अब माइटोकॉन्ड्रिया का भी नाम दिया गया है इसको, और ये ग्रीक वर्ड से वहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। माइटोस का मतलब है थ्रेड और कॉन्ड्रियोस का मतलब है ग्रैनुल यानी कि वेसिकल, ठीक है। इसकी साइज़ जो है वो 0.5 से 0.0 माइक्रोमीटर होती है, और इसको जो है ना देखें इसके साइज़ को माइक्रोमीटर को जो है ना वो सैम्बल उसका है ये माइक्रोमीटर का, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनेल्स जो हैं इज़ अ सेलुलर पावर प्लांट। सेलुलर पावर प्लांट क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये अपने अंदर से एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी को मेकअप करता है। पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं इसको। जनरेट सेलुलर एनर्जी, सेलुलर एनर्जी को यानी कि सेल के लिए एनर्जी को जनरेट करता है, जो कि सेल के अंदर रिएक्शंस होते हैं, मेटाबॉलिज्म्स होता है, या किसी चीज़ की फॉर्मेशन होती है, रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो उसमें ये एटीपी जो है वो यूज़ होता है, ठीक है, एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। उसके बाद दे आर इन्वॉल्व इन सिग्नलिंग सेलुलर डिफ्रेंसिएशन। इसके अलावा ये सेल को मुख्तलिफ़ किस्म के सिग्नल भी देता है, यानी कि सेल को डेथ कब होना है, सेल को कंट्रोल कब करना है, सेल की फंक्शन को कंट्रोल करने की बात हो रही है यहाँ पे, सेल साइकिल कब स्टार्ट होनी है और सेल की ग्रोथ कब होनी है। ह्यूमन डिजीज़ जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से होती है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की कमी अगर हो जाए या माइटोकॉन्ड्रिया अगर किसी का ख़राब हो, तो अगर ऐसी कोई डिज़ीज़ किसी में होती है तो उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर। उसमें क्या होता है कि उसका हार्ट सही से काम नहीं करेगा, और ये एजिंग प्रोसेस की वजह से भी होता है। अगर किसी की एज ज़्यादा हो जाए तो फिर ये चीज़ें जो है माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रक्चर जो है वो ख़राब होने लगता है। मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जाएंगे ना तो उसमें आपको मिल जाएगा, नेक्स्ट वीडियो नहीं सॉरी नेक्स्ट चैनल के अंदर, तो कौन सी चीज़ ख़राब होती है, किस वजह से होती है, और उसका जो है ना रेमेडीज़ क्या है, उसकी रिकवरी क्या है, ये सब कुछ मैंने उनमें मेंशन किया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा। अच्छा नेक्स्ट हम चलते हैं, गोल्जी बॉडीज़ का स्ट्रक्चर मैंने आपको समझा दिया है। उसके बाद आपका माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। माइटोकॉन्ड्रिया अब ये माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये डबल मेम्ब्रेन मैंने आपको बताया। इसके पास सबसे अच्छी बात यह है कि इसका अपना डीएनए होता है, ठीक है। इसके पास इसको किसी डीएनए की ज़रूरत नहीं होती, मकसद कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, ये उसी पे डिपेंड नहीं होता, इसका ऑन डीएनए होता है। इस वजह से ये जो अपनी एनर्जी को जनरेट करने का पावर भी रखता है। अच्छा, इसके अंदर फोल्ड होते हैं, ये फोल्ड आप देख रहे हैं, ये फोल्ड आपको नज़र आ रहे होंगे, इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं क्रिस्टा, ठीक है। जो गोल्जी बॉडी में था उसको बोल रहे थे हम सिस्टर्नी, अच्छा, और जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है उसको हम बोलते हैं क्रिस्टा, ठीक है।
अब इससे क्या होता है, ये इसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है, ये देखिए ना सरफेस एरिया इसका इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक। अच्छा, उसके बाद जो है ये इसमें क्यों सरफेस एरिया इंक्रीज़ होता है, इसका क्या मकसद है, तो इसमें जो है ना केमिकल रिएक्शंस होता है अंदर की जानिब, यानी कि अंदर की तरफ, इंटीरियर कॉल्ड द मैट्रिक्स। अब ये अंदर जो आपको ब्लू कलर का वाटर नज़र आ रहा होगा, ये इसका मैट्रिक्स होता है, इसी में जो है वो सेल के रिएक्शंस होते हैं। उसके बाद आपको आगे आता है आपके पास लाइसोसोम्स। अच्छा, लाइसोसोम्स के अंदर आपको बताया जा रहा है कि कौन कौन से स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं अंदर। तो सबसे पहले देखें, एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, बाहर जो है इसकी मेम्ब्रेन होती है, और मेम्ब्रेन जो है वो आप देखें एक लिपिड की लेयर आपको अंदर की जानिब नज़र आ रही होगी, और बाहर जो है आपको लेयर्स के अंदर कुछ वेसिकल्स फॉर्म के ये स्ट्रक्चर जो आपको नज़र आ रहे हैं वो कहलाते हैं ग्लाइको साइलेटेड, ग्लाइकोसाइलेटेड मेम्ब्रेन और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ये ग्लाइकोस सपोर्ट करती हैं। सॉरी, मुझे यहाँ से नज़र नहीं आ रहा, मेरे पास कुछ ब्लर्स आ रहा था, इस वजह से मुझे पढ़ने में वो हो रहा था। तो नेक्स्ट स्लाइड को हम स्टडी करेंगे आपके नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको कुछ समझ ना आए या कोई क्वेश्चन करना हो तो काइंडली मुझे जो है वो अपने व्यूज़ में या अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं अपनी वीडियो को और भी ज़्यादा आपके लिए एक्सप्लेन करके ला सकूं। ठीक है, अभी मैं इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही, अभी मैं सिर्फ आपको बेसिकली समझाने की कोशिश कर रही हूँ इस चैप्टर को, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, अल्लाह हाफिज़।